दोस्तों नमस्कार। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने चैनल पर। मेरे चैनल का नाम शिवालिक प्रगति सेंटर है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज फिर आपके साथ सामान्य ज्ञान के कुछ सवालों को डिस्कस करूंगा। दोस्तों आज से पहले मैंने सामान्य ज्ञान के जो सवालों को आपके साथ डिस्कस किया, जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किए, उसमें हाल ही में मैंने आपके साथ HP JBT कमीशन जो 2019 में हुआ उस पर मैं 7 या 8 वीडियोज़ आपके साथ शेयर किए हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान के खूब सारे सवालों को हमने डिस्कस किया। इवन HP JBT टैट या TGT टैट पर भी मैं सवाल बना चुका हूँ, वीडियोज़ बना चुका हूँ। लेकिन आज मैं आपके साथ एक और नया क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा। ये पटवारी का पेपर है। 2019 में HP पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ है उस क्वेश्चन पेपर को मैं आपके साथ, उसमें सामान्य ज्ञान के जो सवाल हैं उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखें दोस्तों, 2019 में या उससे पहले जो पटवारी का एग्ज़ाम होता था उसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते थे और हर 4 हिस्से उसमें होते थे। 25 क्वेश्चन मैथ्स, 25 हिंदी, 25 इंग्लिश और 25 GK। तो ये जो 25 GK के क्वेश्चन हैं उन पर मैं 2 वीडियोज़ बनाऊँगा। बाकी अगर आप रेगुलर देखेंगे वीडियोज़ को तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए आपका अधिक समय ना लेता हुआ आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखें दोस्तों, आपके साथ में जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ ये सीरीज़ A है और 2019 में HP पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 76 के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? ऑप्शन A रैम, ऑप्शन B रोम, ऑप्शन C CPU, ऑप्शन D मदरबोर्ड। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन C है। कंप्यूटर का दिमाग हम CPU को कहते हैं। देखें, आपका जो GK का जो पोर्शन है दोस्तों, HPRCA ने जो GK का पोर्शन दिया है उसमें GK के पोर्शन को आपके 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट A और पार्ट B। और ये जो पार्ट A है इसमें 6 सेक्शन है। पहला सेक्शन आपका GK है, सोशल साइंस है या सोशल स्टडीज़ है। तो ये जो सोशल स्टडीज़ हैं इसमें पूरा हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी हो गया, इवन आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना। उसके बाद मैथमेटिक्स इसमें हो गया, दूसरा पोर्शन इसमें पहला पोर्शन ये है, दूसरा पोर्शन इसमें मैथ है, तीसरा आपका साइंस है, चौथा इंग्लिश है, पांचवा जो है पोर्शन इसमें हिंदी है और 6th पोर्शन इसमें कंप्यूटर्स हैं। यानी कि कंप्यूटर साइंस के भी कुछ एक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, बेसिक क्वेश्चन। जैसे अगर आपने सिलेबस देखा होगा अपना, उसमें कंप्यूटर में जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है या कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह के छोटे छोटे सेक्शंस, छोटे छोटे जो टॉपिक्स वो दिए हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं। और जो पार्ट B है, पार्ट B में आपका जनरल स्टडीज़ है या जनरल अवेयरनेस है, इंक्लूडिंग सामान्य ज्ञान ऑफ हिमाचल प्रदेश या फिर जो करंट अफेयर है वो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो कंप्यूटर के जो बेसिक क्वेश्चन हैं उनको भी आप देख के जाइए, ध्यान में रखिए। मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे दिमाग में है जो छोटे छोटे क्वेश्चन या जो आसान, जो बहुत बार बार पूछे जाते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन, वो अगर जो आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको सवाल पूछा गया है कि कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं CPU को। इसी तरह आपको ये जो रैम है इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। रैम की जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इस तरह से आपको कुछ एक फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती हैं। जैसे CPU की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर के जो फुल फॉर्म्स हैं कुछ वो आपको देख के जाने हैं। और जैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो कंप्यूटर का जो आविष्कार किया है वो किया चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में पहला जो कंप्यूटर है जो भारत में विकसित किया गया तथा चालित किया गया उसका नाम बताएं। तो उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है ये प्रथम भारतीय या भारत में विकसित कंप्यूटर है। ध्यान रखना, आपको सवाल पूछा जा सकता है। 1986 में इसको डेवलप किया गया था। इवन आपको सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बताएं। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर बताएं। सुपर कंप्यूटर, तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम था परम 8000। तो ये हमने जब अमेरिका ने भारत को
जो सुपर कंप्यूटर इंपोर्ट करने से मना कर दिया था, तो उस समय ही हमने बनाया था परम। तो इस तरह से सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आपको सवाल पूछा जा सकता है, ये जो रैम है या फिर रोम है, इनमें आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जैसे जो रैम है दोस्तों, ये जो मेमोरी है, कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, ये दो तरह की हैं। एक है जिसको हम कहते हैं परमानेंट, माफ़ करें, एक जिसको हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। ये जो प्राइमरी मेमोरी है, ये फर्दर दो तरह की होती है, एक है रैम और दूसरी है रोम। रैम जो है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि रैम आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये रैम और रोम में अगर अंतर देखें तो रैम काफ़ी फास्ट होती है और ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल का अर्थ है ये परिवर्तित होती रहती है और टेम्परेरी है। और जो रोम है ये मतलब रैम के साथ अगर हम कंपेयर करें तो ये स्लो है और नॉन वोलेटाइल है और ये परमानेंट मेमोरी है। तो इस तरह से रैम और रोम में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में जाने से पहले इस तरह के आसान सवाल एटलीस्ट आप प्रिपेयर कर जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवन जो मदरबोर्ड है दोस्तों, जैसे आपको सवाल पूछा गया कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। ये जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड को हम कंप्यूटर के रीढ़ की हड्डी कहते हैं, क्योंकि ये जो मदरबोर्ड है इसका काम होता है, जैसे रैम हो गया, CPU हो गया या जो ग्राफिक्स हो गया, ये अलग अलग घटकों को आपस में जोड़ने का काम करता है और कंप्यूटर के सभी भागों में बिजली की आपूर्ति करता है मदरबोर्ड। इस तरह से भी आपको एग्ज़ाम में सवाल बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 77 है, ऊर्जा का सोर्स क्या है? सौर ऊर्जा का सोर्स क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक क्रिया और उपरोक्त सभी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों, सौर ऊर्जा का जो सोर्स है वो है नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का सोर्स है नाभिकीय संलयन। देखें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, या नाभिकीय क्रियाएं जो होती हैं दोस्तों, ये दो तरह की हैं। एक उसको हम कहते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। और दूसरी जो अभिक्रिया होती है नाभिक के अंदर, नाभिक में, उसको हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन का अर्थ है टूटना। नाभिकीय संलयन दोस्तों, नाभिकीय संलयन वो प्रक्रिया है जिसमें जो दो हल्के हल्के नाभिक आपस में जुड़ करके एक भारी नाभिक बनाते हैं। दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ करके एक भारी नाभिक बनाते हैं और इसमें भयंकर मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, क्योंकि नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं ये अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। अब ये जो अभिक्रिया है ये सूर्य में या फिर जो तारों में ये अभिक्रिया घटित होती रहती है, जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक जो है वो आपस में जुड़ करके हीलियम के नाभिक बनाते हैं और बहुत भयंकर मात्रा में इसमें ऊर्जा निकलती है। अब इसमें नाभिकीय संलयन ये जो प्रक्रिया है, इसमें अत्यधिक मतलब तापमान जो है, काफ़ी ज़्यादा तापमान चाहिए, अत्यधिक उच्च तापमान इसमें हमें चाहिए। ध्यान रखना, इसमें इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो अत्यधिक उच्चतम तापमान की अपने को ज़रूरत रहती है, तभी ये जो नाभिकीय अभिक्रिया होगी। और इसी, जैसे मैंने आपको बताया, आपको सवाल पूछा गया सूर्य के प्रकाश का कारण या सूर्य के प्रकाश का स्रोत, या फिर आपको सवाल पूछा जा सकता है तारों के प्रकाश का स्रोत, क्योंकि सूर्य भी एक तरह का तारा ही है। तो इसका जो आंसर है वो है नाभिकीय संलयन। इवन आपको सवाल पूछा जा सकता है जो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बॉम्ब भी नाभिकीय संलयन के ही सिद्धांत पर काम करता है। नाभिकीय संलयन में जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है ये बहुत कम निकलता है नाभिकीय विखंडन के कंपैरिजन में। और दूसरी तरफ अगर हम नाभिकीय विखंडन को देखें, न्यूक्लियर फिशन को हम देखें, इसमें क्या होता है, एक भारी अस्थायी रेडियो एक्टिव जो नाभिक होता है वो दो हल्के नाभिकों में टूटता है। बड़ा रेडियो सक्रिय एलिमेंट जो है इसमें दो या दो से ज़्यादा छोटे हल्के नाभिकों में टूटता है और इसमें भी भयंकर मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, मेरे कहने का अर्थ है यानी कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का
प्रयोग हम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं या जो जहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है, बिजली का जहाँ पे उत्पादन किया जाता है, तो ये हम नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया से करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिशन के सिद्धांत पर काम करते हैं। ध्यान रखना, आपको इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। इवन आपका जो परमाणु बम है, परमाणु बम है, परमाणु बम भी नाभिकीय विखंडन के ही सिद्धांत पर काम करता है। इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे आपका यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, तो ये नाभिकीय विखंडन में ईंधन के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपस में जब न्यूट्रॉनों की बारिश इनके ऊपर की जाती है तो ये टूट जाते हैं और भयंकर मात्रा में ऊर्जा निकलती है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में कभी कभी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि ईंधन के रूप में क्या यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य में या तारों में ये प्रक्रिया घटती है और इसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं जैसे प्रोटियम है, ड्यूटीरियम है, ट्रिटियम है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। और नाभिकीय संलयन में यूरेनियम जैसे तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से आपको एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 और क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों कि धामी गोलीकांड क्वेश्चन नंबर 78 है 1939 के धामी आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए कांशीराम, ऑप्शन बी पद्मदेव, ऑप्शन सी शेर सिंह और ऑप्शन डी भागमल सोंटा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी भागमल सोंटा। 1939 में जो धामी आंदोलन हुआ उसके नेता थे भागमल सोंटा। देखिए दोस्तों, कई बार एग्ज़ाम में इवन जेवीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है या जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है टैट का, उसमें कई बार या कई और एग्ज़ाम्स ऐसे हुए हैं हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे सवाल पूछा गया कि धामी गोलीकांड कब हुआ। तो धामी गोलीकांड ध्यान रखना, ये 16 जुलाई 1939 को हुआ। 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड हुआ। अब इस गोलीकांड की या इस आंदोलन की पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो ये जो धामी गोलीकांड है, धामी गोलीकांड, इसकी अगर हम पृष्ठभूमि देखें दोस्तों, जो शिमला में धामी एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी, धामी रियासत, उस धामी रियासत का जो राणा थे उनका नाम था दिलीप सिंह। जो राणा थे धामी रियासत के दिलीप सिंह, वो ऐसे वो बहुत भ्रष्टाचारी थे जो कि बेगार या फिर जो अनुचित कर जो है वहाँ के लोगों से वसूला करते थे, जिसका धामी के लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। इवन जो धामी रियासत में एक सभा थी जिसको हम कहते हैं जिसका नाम था प्रेम प्रचारिणी सभा। तो उस सभा ने भागमल सोंटा के नेतृत्व में, उस सभा ने जो भागमल सोंटा के नेतृत्व में राणा को कर देने से मना कर दिया, या राणा को कहा कि ये जो कर आपने लगाए हैं जो बहुत ज़्यादा कर हैं, भूमि पर जो कर लगाया जाता है, जो बेगार प्रथा है, इसको आप एटलीस्ट आधा कर दो और बेगार को ख़त्म कर दो। परंतु राणा ने मांगों को मानने से मना कर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया। तो लोग नाराज़ होकर के सड़कों पे आ गए और राणा के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। विरोध में इसके लिए मेरे कहने का अर्थ है, इसके बदले में राणा की तरफ से गोलियां चलाई गई, जहां पे 2 लोगों की डेथ हो गई और कई लोग यहां पे घायल हो गए। और गांधी ने भी इसकी निंदा की और गांधी ने नेहरू को ये कहा कि भाई आप ये जो धामी गोलीकांड हुआ है इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और इवन एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है स्वरूप धवन। तो स्वरूप धवन ने अपनी रिपोर्ट तैयार करी और गांधी और नेहरू को सौंप दी थी। तो ये जो धामी गोलीकांड के जो लीडर हैं, नेता जो हैं, इनको बाद में घणाहट्टी के पास इनको गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में इनको अम्बाला जेल भेजा गया। तो इस तरह से भी एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। धामी गोलीकांड से यूजुअली एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। इसके दूसरे जो ऑप्शन हैं दोस्तों, जो पंडित पद्मदेव हैं, पंडित पद्मदेव को कविराज भी कहते हैं, ध्यान रखना, ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। और 1948 में जो सुकेत सत्याग्रह हुआ है, सुकेत सत्याग्रह, उस सुकेत सत्याग्रह को जो नेता थे उनका नाम था पद्मदेव। तो ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। एक और व्यक्ति हैं, एक राजा थे, उनका नाम था राजा पदम सिंह ठाकुर। और ये जो राजा पदम सिंह जो थे, ठाकुर पदम सिंह, ये जो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वीरभद्र सिंह, उनके पिताजी थे, ध्यान रखिएगा।
मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जो पंडित पदम देव हैं ये एक सोशल रिफॉर्मर है, और जो पदम सिंह ठाकुर हैं, पदम सिंह ठाकुर वीरभद्र सिंह जी के पिताजी हैं। और वीरभद्र सिंह जी पिताजी जो पहले जो बुशहर रियासत थी, बुशहर रियासत, उस बुशहर रियासत का जो आखिरी राजा थे उनका नाम था पदम सिंह ठाकुर, जो कि वीरभद्र सिंह के पिताजी थे। इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। देखिए दोस्तों, जो कांशीराम है, कांशीराम को हम कहते हैं पहाड़ी गांधी। पहाड़ी गांधी, आई होप ये उन्हीं का संदर्भ है कांशीराम। अगर आपको सवाल पूछा है निम्न में से किसे पहाड़ी गांधी कहते थे, तो कांशीराम को हम पहाड़ी गांधी कहते थे। इस तरह से सवाल को आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शन ए 16 अप्रैल 1853, ऑप्शन बी 16 अप्रैल 1852, ऑप्शन सी है 26 मई 1851 और ऑप्शन डी है 26 मई 1850। देखिए दोस्तों, भारत में जो पहली ट्रेन चलाई गई वो चलाई गई 1853 को, 1853। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। तो पहली जो ट्रेन चली भारत में मुंबई से थाने वो चली थी 1853 में। और अगर आपको सवाल पूछा गया होता कि आप बताइए, देखें ये जो पहली जो ट्रेन चली ये 1853 में चली, लेकिन अगर आपको सवाल पूछा गया होता कि प्रथम विद्युत ट्रेन यानी कि बिजली से चलने वाली ट्रेन सर्वप्रथम भारत में कब चली है, तो इसका आंसर होगा 1925। और ये जो पहले जो कोयले से जो ट्रेन चलती थी, ये पहले जो आपको पूछी गई है ये वो है। और अगर आपको सवाल पूछा जाए कि भारत में प्रथम मेट्रो बताएं कब चली है, तो ये 1984 में चली है। 1984 में कलकत्ता में सबसे पहले ही चली थी। और भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके रिगार्डिंग। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय रेलवे का जनक बताएं, किसे कहते हैं? भारतीय रेलवे का जनक, भारतीय रेलवे का जनक जो है वो कहा जाता है, भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। डलहौजी ने हालांकि और भी काम किए हैं जिनके लिए उनको जाना जाता है, जैसे डलहौजी ने हड़प की नीति चलाई। हड़प की नीति, जिनके स्वयं का पुत्र नहीं है राजा या रानी का, वो गोद लिया हुआ पुत्र उत्तराधिकारी नहीं ले सकते। ये डलहौजी जो है दोस्तों, इंडियन मॉडर्न इंडिया जब हम पढ़ते हैं, डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर के 1856 तक चलता है। तो इस कार्यकाल में इन्होंने हड़प की नीति चलाई। डलहौजी ने वुड्स आपको सवाल पूछा जा सकता है, वुड्स डिस्पैच किसके द्वारा दिए गए? वुड्स डिस्पैच किसके द्वारा जारी किया गया? ये भी डलहौजी के द्वारा ही जारी किया गया। डलहौजी ने, जैसे मैंने आपको बताया, डलहौजी को हम भारतीय रेलवे का जनक कहते हैं। भारत में जो लोक निर्माण विभाग है, लोक निर्माण विभाग, तो भारत में लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD डिपार्टमेंट जो है उसके जनक भी हम डलहौजी को ही कहते हैं। इवन भारतीय डाक सेवा जो है ये भी सबसे पहले डलहौजी के ही, जब डलहौजी का कार्यकाल था उस समय शुरू हुई है। डलहौजी ने ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है, विडो रीमैरिज एक्ट, उसको ड्राफ्ट किया था। ये अलग बात है कि उसको पारित बाद में, डलहौजी के बाद जो वायसराय पहले बने थे भारत के, लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने उसको पारित किया। इस तरह से भी आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर मैं आपको ये चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों, आपने अपना सिलेबस देखा होगा, जो जीके का पोर्शन है उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी कंप्लीट आपको पढ़नी है। इवन इकोनॉमिक्स के भी उसमें टॉपिक्स दिए हैं, साइंस भी आपको पढ़ना है, ठीक है, HPG के भी आपको पढ़ना है। तो आपको डिटेल में आपको चीज़ों को पढ़ना है, सो दैट आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, भूकंप का मुख्य कारण है ऑप्शन ए क्षरण, ऑप्शन बी निरावरण, ऑप्शन सी विवर्तनिक बल, ऑप्शन डी अपक्षयण। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, विवर्तनिक बल यानी कि टेक्टोनिक फोर्सेस जो है ये भूकंप का मुख्य कारण है। देखिए दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की मुख्य रूप से 3 परतें हैं। एक है आपकी जो बाहरी परत, उसको हम कहते हैं क्रस्ट। दूसरी जो मध्य वाली जो परत है उसको कहते हैं मेंटल, और उसके अंदर है कोर। हालांकि कोर के भी 2 भाग हैं, आंतरिक कोर और बाह्य कोर। तो ये जो पृथ्वी की जो क्रस्ट है दोस्तों, इसके नीचे कुछ प्लेट्स हैं, जब वो प्लेट्स आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से दूर चली जाती हैं या एक दूसरे से जब वो रगड़ खाती हैं तो उसमें ऊर्जा निकलती है। उस वजह से जो भूकंप आते हैं, मतलब भूकंप के आने का यही कारण है कि जो
जो प्लेट्स हैं वो या तो एक दूसरे से टकरा रही हैं या एक दूसरे से अलग हो रही हैं। तो इसी को माना जाता है कि भूकंप के आने का ये एक प्रमुख कारण है, जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं, विवर्तनिक बल जिसे हम कहते हैं। इवन भूकंप से आपको कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको कई बार सवाल पूछा जा सकता है कि भूकंप जिस पॉइंट पे पैदा होता है, उस पॉइंट को जहाँ से भूकंप शुरू होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम भूकंप का केंद्र कहते हैं। उसको हम भूकंप का केंद्र या भूकंप का हाइपोसेंटर कहते हैं, ध्यान रखना। लेकिन कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी की परत के ऊपर, यानी कि पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है, इस परत के ऊपर जहाँ पर सबसे पहले भूकंप को महसूस किया जाता है, उस जगह को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एपिसेंटर। ये भी आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा सकता है। और आपको ध्यान होगा, एक यंत्र है, इसको हम कहते हैं रिएक्टर स्केल। इसको हम कहते हैं रिएक्टर स्केल। तो भूकंप की तीव्रता को मापने का जो यंत्र है उसको हम रिएक्टर स्केल कहते हैं। इवन भूकंप की तरंगों को भी एक डिवाइस होता है, उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, वो भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करता है। तो भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करना या भूकंप की तीव्रता को मापना, इनके जो इंस्ट्रूमेंट भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? ऑप्शन ए 15 अप्रैल 1948, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1966, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1971। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी। हालांकि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई है दोस्तों वो हुई है 25 जनवरी 1971 को। जिस दिन हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, उसी समय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना की है। देखें, हालांकि पहले 15 अगस्त 1948 को 15 अगस्त 1948 को हिमाचल प्रदेश में एक कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर की स्थापना की गई, जिसमें वही शक्तियां थी जो हाई कोर्ट के पास होती हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश का निर्माण जो है 1948 में हुआ है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का जब गठन किया गया तो हिमाचल प्रदेश के लिए एक कोर्ट स्थापित किया गया, जिसे कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर कहते हैं। लेकिन बाद में 1966 के बाद हिमाचल प्रदेश को जो दिल्ली हाई कोर्ट के उसके न्याय क्षेत्र में लाया गया और 1971 में, जब 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाया गया तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम था M.H. बेग। ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में अगर आपको सवाल पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो आपको पूछा जाए वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, तो इसका आंसर होगा गुरमीत सिंह। ध्यान रखिएगा, सवाल ज़रूरी है। गुरमीत सिंह संधावालिया जो है ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। और अगर आपको सवाल पूछा जाए दोस्तों, अगर आपको सवाल पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जजों की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कुल कितने जज हैं, मेरे कहने का मतलब है। देखिए दोस्तों, टोटल सैंक्शनड जो स्ट्रेंथ है हिमाचल प्रदेश में जजों की वो 17 है, लेकिन उनमें से 13 जो हैं ये परमानेंट है और जो 4 हैं ये एडिशनल अपॉइंट किए जाएंगे। तो इसीलिए वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में जो जजों की जो संख्या है वो 13 है, ध्यान रखिएगा। आपको ये सवाल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आपको बनते हैं। इवन पीछे हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है कि शुष्क बर्फ क्या है? ऑप्शन ए ठोस ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ठोस नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ठोस सल्फर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। शुष्क बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। देखें, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ से एग्जाम में कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत सारे सवाल बनते हैं। जैसे आपको सवाल पूछा गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड जब ठोस होती है, यानी कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस। आपको सवाल पूछा जा सकता है आग बुझाने वाली गैस का नाम बताएं, तो इसका आंसर भी होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आपको सवाल पूछा जा सकता है जो पेय पदार्थ होते हैं, पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, बियर हो गया, इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसका आंसर भी होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि हरित गृह
गृह प्रभाव की मुख्य गैस बताएं कौन सी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की प्रमुख गैस कौन सी है, तो इसका आंसर भी CO2 ही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव की मुख्य गैस है। हरित गृह प्रभाव है पृथ्वी का या वायुमंडल का गर्म होना, पृथ्वी या फिर जो वायुमंडल है वायुमंडल का गर्म होना, ध्यान रखें। तो वायुमंडल गर्म जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही होता है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको सवाल पूछा जाए कि वैश्विक तापन जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका आंसर भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ध्यान रखिएगा। आपको सवाल पूछा जाए निम्न में से वो कौन सी गैस है जो लाभदायक भी है और हानिकारक भी है, तो इसका भी आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें प्रयोग होने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हानिकारक इसीलिए ये लाभदायक है, परंतु हानिकारक इसीलिए है क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, पृथ्वी या वायुमंडल जो गर्म हो रही है, आपको मालूम है कि दिन प्रतिदिन जो है वायुमंडल गर्म हो रहा है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि पृथ्वी का औसतन तापमान जब से हमने रिकॉर्ड रखना स्टार्ट किया हुआ है उससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई है, जिसमें लगातार ये वृद्धि हो ही रही है। और अगर इसी तरह से वृद्धि होती गई तो जो ग्लेशियर हैं वो पिघल जाएंगे, इससे समस्या पैदा हो सकती है। तो इसीलिए लाभदायक भी है कार्बन डाइऑक्साइड और हानिकारक भी है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है शनि। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है, ध्यान रखिएगा। देखें, हालांकि सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो बुध है, परंतु शुक्र ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने से सौर ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह को हम सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने जो जेबीटी कमीशन का जो एग्ज़ाम 2019 में जो हुआ है वो आपके साथ डिस्कस किया। उसमें जो वीडियो नंबर 5 है उसमें जो सौरमंडल जो टॉपिक है उसमें से अधिकांश क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार, वो मैंने उसमें डिटेल में कोशिश की है कि उनको एक्सप्लेन करूं। काइंडली आप उस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि हर वीडियो में जो पिछले जो क्वेश्चन है जो मैं 2-3 दिन पहले ही जिनको मैंने अपलोड किया है वही दोबारा डिस्कस करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा आपके साथ। मेरे कहने का अर्थ है इस क्वेश्चन पेपर में जो दिए हुए कई ज़रूरी सवाल होते हैं, इसलिए उन सवालों को आप ज़रूर उन पुराने वीडियोस को ज़रूर देखें दोस्तों। इवन पहले भी हमने जो HPGK पे या फिर साइंस पे जो क्वेश्चन डाले हुए हैं उनको ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे कई सवाल हैं जिनको मैंने बार बार डिस्कस किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है दोस्तों। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी नागपुर में, ऑप्शन डी नैनीताल में। तो ये जो स्थित है दोस्तों वो है हैदराबाद में। हैदराबाद के तेलंगाना में नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 85 देखें। दांतों के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इनेमल, ऑप्शन बी डेंटाइन, ऑप्शन सी सीमेंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दांतों की जो सबसे बाहरी परत है दोस्तों उसको कहते हैं इनेमल। दांतों की जो 3 परतें हैं, सबसे बाहरी परत को कहते हैं इनेमल, जो बीच में जो परत पड़ती है, मध्य में जो परत पड़ती है उसको कहते हैं हम डेंटाइन, और उसके अंदर एक और परत होती है उसको हम पल्प कहते हैं। तो ये दांतों के जो परतें हैं। जो इनेमल है दोस्तों ये हमारे शरीर का, आपको सवाल पूछा जाए हमारे शरीर का या मानव शरीर का सबसे कठोर भाग बताएं, सबसे कठोर भाग बताएं क्या होता है, तो या सबसे कठोर पदार्थ बताएं क्या होता है, तो इसका आंसर भी दांतों का इनेमल ही होगा, ध्यान रखिएगा। दांतों से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इवन आपको सवाल पूछा जा सकता है कि दांत जो है कौन से दांतों के मुख्य घटक क्या है, कौन कौन से तत्व हैं जो दांतों के लिए आवश्यक होते हैं या दांतों में होते हैं। तो जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये दांतों के मुख्य घटक है। आपको सवाल पूछा जा सकता है दांतों की संख्या बताइए, तो दांतों की संख्या होती है 32। लेकिन अगर आपको सवाल पूछा जाए दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। ये कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया। दूध के दांत 20 होते हैं, अर्थात ये जो 20 दांत हैं एक बार टूटने के बाद दोबारा आ जाते हैं। लेकिन 12 जो दांत हमारे ऐसे होते हैं जो एक बार ही लाइफ में आते हैं। एक बार एग्जाम में सवाल पूछा गया कि कितने दांत जो है पुनः नहीं आते हैं, नॉन रिप्लेसेबल जो टीथ होते हैं हमारे, तो वो 12 होते हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरह से एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 86। और क्वेश्चन नंबर 86 है कि प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मनाक पर्वत, ऑप्शन बी धौलाधार, ऑप्शन सी पीर पंजाल, ऑप्शन डी जास्कर। माफ़ करें दोस्तों, एक अर्जेंट कॉल था। चलिए, जो क्वेश्चन था कि प्राचीन काल में प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मैनाक पर्वत, ऑप्शन बी धौलाधार, ऑप्शन सी पीर पंजाल, ऑप्शन डी जास्कर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। शिवालिक को प्राचीन ग्रंथों में मैनाक पर्वत के नाम से जानते थे, मैनाक या फिर मानक पर्वत। धौलाधार को मौलक पर्वत कहते थे, मौलक पर्वत। हालांकि धौलाधार पर्वत श्रेणी जो है इसको हम श्वेत पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं, श्वेत पर्वत श्रृंखला भी इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और धौलाधार पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से कांगड़ा जिले में पड़ती है। इस तरह से भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है ये मुख्य रूप से चंबा में पड़ती है। जास्कर पर्वत श्रृंखला ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। और ये जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और सबसे निम्न पर्वत श्रृंखला जो है जिनकी हाइट सबसे कम है हिमाचल प्रदेश में, वो शिवालिक पर्वत श्रेणी है। ऊना का ज़िला या हमीरपुर का जो ज़िला है ये लगभग शिवालिक पर्वत श्रेणी में ही है। तो इस तरह से भी आपको एग्जाम में सवाल बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 87 है कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं। ऑप्शन ए टमाटर की, ऑप्शन बी बादाम की, ऑप्शन सी आलू की, ऑप्शन डी अंगूर की। इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति जो है ये आलू की प्रसिद्ध किस्में हैं। इवन आपको सवाल पूछा जा सकता है कुफरी अलंकार, आपको सवाल पूछा जा सकता है कुफरी जीवन, गिरिराज, पुखराज, गुलमर्ग, ये आलू की ही प्रसिद्ध किस्में हैं। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले को कहा जाता है होम ऑफ सीड पोटैटो, होम ऑफ सीड पोटैटो, इस तरह से आपको सवाल पूछा जाए तो आंसर होगा शिमला, आंसर होगा शिमला। अगर आपको सवाल पूछा जाए हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में आलू का उत्पादन सर्वाधिक होता है तो इसका आंसर भी शिमला होगा। लेकिन अगर आपको सवाल पूछा जाए प्रति हेक्टेयर बताएं कि आलू का उत्पादन सर्वाधिक कौन से ज़िले में होता है तो इसका आंसर होगा लाहौल स्पीति। दूसरी जो आपको सवाल टमाटर की किस्में अगर आपको पूछी जाए तो सोलन गोला जो है ये टमाटर की एक प्रसिद्ध किस्म है। इवन दूसरी जो फसलें हैं जैसे आपको सवाल पूछा जाए कल्याण सोना हो गया, या फिर आपको सवाल पूछा जा सकता सोनालिका, ये किस फसल की प्रसिद्ध किस्में हैं तो ये गेहूं की प्रसिद्ध किस्में हैं। इवन आपका हिम 123 हो गया, गंगा हो गया, विजय हो गया, अंबर हो गया, ये मक्के की प्रसिद्ध किस्में हैं। अंगूरों की घाटी अगर आपको सवाल पूछा जाए हिमाचल प्रदेश को किस ज़िले को कहते हैं तो किन्नौर को हम किन्नौर में जो क्षेत्र है रिब्बा उसको हम कहते हैं अंगूरों की घाटी। किन्नौर का जो रिकांगपिओ और पूह का जो क्षेत्र है दोस्तों वो अंगूरों के लिए फेमस है, वहाँ पे अंगूरों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इवन एक बार एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया कि बताएं बाहर हो गया, बागेश्वरी हो गया, मल्हार हो गया, बहार, मल्हार या फिर बागेश्वरी। सवाल पूछा गया ये किसकी किस्म है तो ये चाय की किस्म है हिमाचल प्रदेश में। इस तरह से भी आपको एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं इस क्वेश्चन पेपर को 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा, 2 जीके के सामान्य ज्ञान के सवालों को 2 वीडियोज़ में आपको मैं बांटूंगा। तो इस वीडियो में इतने ही सवालों को मैं डिस्कस कर पाऊँगा। अगला वीडियो जल्द ही आपके लिए मैं प्रोवाइड करूँगा, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अब तक दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें दोस्तों। जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।